हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में विलेयता के बारे में पढ़ा था। विलेयता क्या होती है, विलेयता के प्रकार क्या होते हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। आज हमें वाष्प दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट आज फर्स्ट क्लास ही ले रहे हैं वह स्टूडेंट से पहले के जो सॉल्यूशंस के जो 4 वीडियो जो बनाए हुए हैं उनको देखें और बाकी कोई दिक्कत रहे उसका सॉल्यूशन बाकी के जो 4 वीडियो उसमें, ताकि आगे की जो कक्षाएं हैं उसमें आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से आपको प्रिपेयर हो सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब। देखिए, वाष्प दाब वेपर प्रेशर। देखिए, वाष्प दाब का जैसे पीछे हमने पढ़ा है कि द्रव्य जो है, द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। इसमें वाष्पन की प्रक्रिया से वाष्प का द्रव्य में बदलना कहलाता है संघनन। वाष्प दाब का मतलब क्या होता है? वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यानी वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यानी वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाएगा, यानी वाष्प के अणुओं को सतह पर जो दाब द्रव की सतह पर लगाया जाएगा उस दाब को नाम दिया गया वाष्प दाब नाम दिया गया। अब वाष्प दाब के आधार पर यहां पर हमें चर्चा करेंगे राउल्ट के नियम की। देखिए, राउल्ट का जो नियम है इसके डेफिनेशन से पीछे की कक्षाओं में बताई है और इसको हम आज विस्तारित रूप से अध्ययन करते हैं। वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। तो आज हम बात करेंगे राउल्ट के नियम का, हम अध्ययन करेंगे राउल्ट का नियम क्या होता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन है किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जैसे हमने मोल भिन्न के घटक में पढ़ा था कि यहाँ मोल भिन्न को जैसे अपन ने लिखा था, अक्स से रिप्रेजेंट किया था, दाब को पी से रिप्रेजेंट किया था। वहां पर हमने जैसे यहाँ पर हम बात करें, से मान लीजिए एक पात्र है, उसमें 2 घटक है, ए घटक और बी घटक है। यहाँ ए का आंशिक दाब हो जाएगा Pa और बी घटक का आंशिक दाब हो जाएगा Pb। यहाँ ए घटक की मोल भिन्न हो जाएगी Xa और बी घटक की मोल भिन्न हो जाएगी Xb। तो यहाँ पर हमें राउल्ट के नियम को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर किसी अवयव का आंशिक दाब, से मान लीजिए अवयव यहाँ पर ए है तो एक आंशिक दाब क्या है? Pa है।
तो ये पीए जो है उसी अवयव की, यानी यहाँ अवयव ए की मोल भिन्न क्या है, अक्षय, इस घटक की क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि हम इसको आगे बढ़े तो यहाँ पर जो दो घटक लिखे हुए हैं, तो देखिए ध्यान देना, माना किसी विलयन में दो अवयव ए व बी उपस्थित हैं, इनके आंशिक दाब क्रमशः पीए व एबी तथा मोल भिन्न एक्स ए व एक्स बी हैं। तो यहाँ राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी अवयव का आंशिक दाब, जैसे मान लीजिए एक घटक है पीए है, ये इसी अवयव की मोल भिन्न, इसकी मोल भिन्न क्या है, अक्षय है, तो पीए प्रोपोर्शनल अक्षय, यानी अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता। तो ये इसका क्या हो गया, गणितीय व्यंजक हो गया। यहाँ प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ कौन सेट आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम बात करें पीबी घटक है, तो पीबी घटक इसके प्रोपोर्शनल में आएगा, एक्स बी के आएगा, तो पीबी इज इक्वल पी नॉट बी एक्स बी, ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जहां पी नॉट ए व पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, यहाँ पर देखिए पी नोट ए और पी नोट बी जो है वो शुद्ध अवस्था में क्या है, वाष्प दाब है। यहाँ नोड जो है वो शुद्ध अवस्था को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए इसका आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ध्यान दें, यहाँ पर देखिए ये घटक पी है और ये घटक आ गया पीबी की वैल्यू, तो हमने आगे ये पढ़ा है डाल्टन के नियमानुसार। देखिए डाल्टन का जो नियम है उस नियम के आधार पर हमने पढ़ा है कि किसी अवयव का कुल दाब जो है वो सभी अवयव के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी अवयव का कुल दाब जो है विलयन में सभी अवयव के कुल दाब के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर घटक देखिए पीए और पीबी की वैल्यू हम रखें, तो ये पीए और पीबी को नोट करें, पी नॉट ए एक्स ए पीए की वैल्यू प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर एक आपने पीछे पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल क्या पढ़ा था 1। यदि एक्स ए की वैल्यू ले हम तो एक्स ए इक्वल क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम ये वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर P इज इक्वल P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी है। यहाँ पर देखिए आगे इसमें इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो P बराबर ये P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो P इज इक्वल, देखो कुल दाब के लिए हम यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, सॉल्यूशन को ऐसे ही बटन कर देंगे। यहाँ पर पी एस बराबर P नॉट ए प्लस, यहाँ एक्स बी प्लस का कॉमन आ जाएगा, एक्स बी यहाँ आ जाएगा P नॉट बी माइनस P नॉट ए। इस प्रकार ये वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट के नियम का क्या आ गया, डेरिवेशन क्या है, कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पर इसको डेफिनेशन किया, तो उसको देखो सोल्व किया। माना किसी विलयन में दो अवयव ए व बी उपस्थित है,
इनके आंशिक दाब क्रमशः Pa व Pb हैं तथा मोल भिन्न अक्ष A व अक्ष B हैं। तो ध्यान दीजिए राउल्ट के नियम के अनुसार यहाँ Pa घटक है तो Pa समानुपाती अक्ष A, तो समानुपात का निशान है Pa इज इक्वल P नॉट A अक्ष A, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार Pb प्रोपोर्शनल XB, तो Pb इज इक्वल P नॉट B XB। यहाँ P नॉट A और P नॉट B जो है वो शुद्ध अवस्था में क्या प्रदर्शित करते हैं, वाष्प दाब को करते हैं। तो डाल्टन के नियम के अनुसार हमने पढ़ा था किसी विलयन का कुल दाब सभी अवयवों के दाब के योग के बराबर होता। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गया, PS इज इक्वल PA प्लस PB। यहाँ PA की वैल्यू रखी P नॉट A XA प्लस PB की वैल्यू P नॉट B XB। तो XA प्लस XB इज इक्वल 1, तो XA इज इक्वल 1 माइनस XB। तो PS बराबर P नॉट A 1 माइनस XB। यहाँ पर भाई यहाँ पर XA की वैल्यू नोट कर दी हमने प्लस P नॉट B XB। तो P नॉट A का P नॉट A, यहाँ इसको मल्टीपल किया तो P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। यहाँ P नॉट A का P नॉट A आ जाएगा, यहाँ XB क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यू में कॉमन, तो P नॉट B माइनस P नॉट A। तो ये जो है अपना वाष्पशील पदार्थों के लिए क्या है, राउल्ट के नियम का डेरिवेशन है अपना। अगला अपना तो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हमें वो पढ़ेंगे अवाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। तो यहाँ पर देखिए एक बात इसमें ये भी ध्यान रखिए आप, यहाँ पर हमें मुख्य बात ध्यान ही रखना, यहाँ पर एक तो घटक A और B जो है, यहाँ आगे हम आगे ध्यान रखना A को विलायक मानेंगे और B को मानेंगे विलेय। देखिए चैप्टर तो अपना ये चल रहा है, यहाँ पर घटक A और B से पूरा रहेगा, यानी इसमें आप मानना आपका यदि A को आप विलेय मानोगे तो B को विलायक मान लेंगे और A को विलायक मानोगे तो B को क्या मान लेंगे, विलेय मान लेंगे। तो ये अपना वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट के नियम में कोई दिक्कत है तो आप शेयर करें। इसके अलावा अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा अवाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। देखिए अवाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का जो नियम है वो क्या है, स्टार्ट करते हैं। अवाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। देखिए अवाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिए। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय के कण शुद्ध विलायक की सतह पर आ जाते हैं। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ध्यान दीजिए जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय के कण शुद्ध विलायक की सतह पर आ जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए पात्र है, पात्र में हमने विलायक ले लिया, जल ले लिया और यहाँ पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ ले लिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी की बात की जाए तो अवाष्पशील या नमक की बात की जाए तो यहाँ पर अवाष्पशील विलेय जो पदार्थ लिया जाएगा तो इसके जो कण है इसको हीट करेंगे, हम इसको
लीड करेंगे। तो विलय कण जैसे ही सतह पर इसमें आएंगे, विलाय की सतह पर इकट्ठे होंगे, तो कुछ कण क्या हो जाएंगे, वाष्प के रूप में क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे, जिससे वाष्प दाब में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए इसे नाम दिया गया वाष्प दाब का अवनमन नाम दिया गया है। अब इसके आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, अवाष्पशील पदार्थों के राउल्ट के नियम का क्या करेंगे, डेरिवेशन जो है वो सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर है वही रहेगा, इसका सॉल्यूशन जो रहेगा राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार सोल्व करेंगे इसको भी। जैसे हमने घटक लिए थे दो, पीए प्रोपोर्शनल था एक्स ए बड़ा था, यहाँ पीए इज इक्वल पड़ा था पी नॉट ए एक्स ए, राइट है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जैसे पीबी इज प्रोपोर्शनल एक्स बी, तो पीबी इज इक्वल पी नॉट बी एक्स बी। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हमने पहले लिखा था पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो है, देखिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ यहाँ पर क्या होता है, वो न के बराबर होता है, नगण्य मात्रा में होता है। तो यहाँ पर हम डाल्टन के नियम को यदि हमें रिप्रेजेंट करें तो ध्यान दीजिए, देखिए डाल्टन के नियमानुसार क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल PA प्लस PB है। तो यहाँ पर PA प्लस जो PB है, यहाँ पर A विलायक को माना है और B विलेय को, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, A तो विलायक और B विलेय। तो यहाँ पर B घटक यहाँ पर क्या है, विलेय है। तो यहाँ पर विलेय जो घटक है अवाष्पशील विलेय को क्या कर दिया जाएगा, नगण्य। तो ध्यान दीजिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ नगण्य माना जाता है, अतः PS बराबर PA रह जाएगा, क्योंकि यहाँ B क्या है, विलेय है। तो यहाँ पर PA की वैल्यू नोट करें तो PS P नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। एक्स ए हमने क्या पढ़ा था, एक्स ए इज इक्वल क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स बी। तो PS बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे, PS बराबर P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी। इसका पक्षांतर करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसका पक्षांतर करेंगे हमें तो ये क्या आ जाएगा, देखो P नॉट ए एक्स बी इज इक्वल P नॉट ए माइनस PS। तो यहाँ एक्स बी की वैल्यू नोट करें तो एक्स बी इज इक्वल P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए। तो ये अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार यहां पर देखिए एक्स बी इज इक्वल पी नॉट ए माइनस PS अपॉन पी नॉट ए। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी अवाष्पशील विलेय की जो मोल भिन्न है वह वाष्प दाब अवनमन की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है। यानी विलायक में, क्योंकि विलायक में विलेय के कण क्या होते हैं, जो सतह पर आएंगे, सतह पर आने से क्या हो जाएगा, उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसको हमें राउल्ट के नियम से समझें तो PA प्रोपोर्शनल एक्स ए, PA इज इक्वल P नॉट ए एक्स ए पढ़ा था। इसी प्रकार PB प्रोपोर्शनल एक्स बी, PB इज इक्वल P नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर देखिए डाल्टन के नियमानुसार PS इज इक्वल PA प्लस PB, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होगा, यहाँ पर नगण्य होगा, उसकी मात्रा न के बराबर है। तो जिसकी मात्रा न के बराबर क्या कर दिया जाएगा, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ PS इज इक्वल क्या बचेगा, PA। तो PA की वैल्यू क्या है, P नॉट ए एक्स ए। तो यहाँ एक्स ए इज इक्वल 1 माइनस, लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन से बढ़ा था, तो PS इज इक्वल P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। सॉल्यूशन किया तो PS इज इक्वल P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स। इसको पक्षांतर करिए, माइनस का उधर इसका हो जाएगा प्लस का, तो लिख दिया, ये इधर प्लस का उधर है माइनस का। तो P नॉट ए एक्स बी इज इक्वल P नॉट ए माइनस PS।
तो यहाँ पर अगला देखिए स्टेप्स का क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए हो जाएगा। तो ये इसका राउल्ट का नियम का अवाष्पशील पदार्थ के लिए डेरिवेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये यहाँ एक्स बी जो है वो किसको बताएगी, एक्स मोल भिन्न को बताएगा, बी को क्या माना है, विलेय माना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जहां एक्स बी तो क्या है, विलेय की मोल भिन्न, एक्स बी तो क्या है, विलेय की मोल भिन्न को शो करेगा। पी नॉट ए क्या है, ये सॉरी पी एस क्या है, विलयन का कुल दाब, पी एस हो जाएगा विलयन का कुल दाब, और पी नॉट ए जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। तो ये इनके मीन्स हो गए। यहां पर इस लाइन का क्या तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल सकते हो, अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न, यानी समीकरण नंबर 3 ये स्पष्ट कर रही है कि विलेय की मोल भिन्न वाष्प दाब अवनमन के बराबर होती है। तो यहाँ पर इस लाइन का अर्थ है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, देखो समीकरण नंबर 3 जो है, समीकरण 3 में विलेय की मोल भिन्न वाष्प दाब अवनमन के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 का अर्थ हो गया। ये इक्वेशन जो है हमें आगे टॉपिक पढ़ेंगे अणुसंघ के गुणधर्म, अणुसंघ के गुणधर्म का जैसे अर्थ वहां पढ़ेंगे, ऐसे गुणधर्म आएंगे जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसमें 4 प्रकार के अणुसंघ के गुणधर्म का हम अध्ययन करेंगे। एक वाष्प दाब अवनमन पढ़ेंगे, एक क्वथनांक उन्नयन पढ़ेंगे, एक हिमांक अवनमन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे प्रासरण दाब। तो वहां पर अपना ये जो टॉपिक है, ये वाष्प दाब अवनमन का जो है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो, इसी अवाष्पशील पदार्थ के राउल्ट के नियम से हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये है अवाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। तो यहाँ पर देखिए जो घटक है एक्स ए है, पीबी है, राउल्ट के नियम में पीए और आंशिक दाब और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ भी खींचा गया है। तो देखिए इस ग्राफ को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे इसमें रहेगा राउल्ट के नियम के आधार पर आंशिक दाब और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ। तो ग्राफ शो करते हैं। आंशिक दाब और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ। ध्यान दीजिए यहां पर एक ग्राफ शो किया गया है। यहां पर देखिए घटक लिए गए हैं, इधर शो करेंगे मोल भिन्न को, इधर शो करेंगे आंशिक दाब। यहां पर 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट ले लिया पी आंशिक दाब और एक ले लेंगे पीबी आंशिक दाब। देखिए यहां पर ये घटक जो है ये अधिकतम वैल्यू को दर्शा रहा है आंशिक दाब की। यदि देखिए यहाँ पर अक्षय की वैल्यू यहाँ पर क्या मान सकते हैं, हम अधिकतम मान सकते हैं मोल भिन्न की। देखिए आंशिक दाब है किसी अवयव का, उसी अवयव की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू अधिकतम है तो यहाँ पर वैल्यू मैंने क्या मान ली, इकाई मान ली अक्षय की। अब देखिए धीरे धीरे यदि इसकी वैल्यू हम कम करें तो ये रेखा इधर जाएगी। यहां पर अक्षय क्या हो गया, अक्षय इज इक्वल 0। तो इधर क्या हो रही है, कमी को शो कर रहा है भाई। इधर अधिकतम है, धीरे धीरे ग्राफ नीचे की ओर तो क्या करेगा, वो कम होगा। अब यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू क्या है, अधिकतम है, एक्स बी इज 1। अब यहाँ पर पी बी है, अधिकतम है, इधर धीरे धीरे कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखिए यहाँ पर ये पीए घटक हो गया, पीए किसी अवयव का आंशिक दाब, राउल्ट का नियम में पढ़ा था, किसी अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती।
नहीं, इसका मान अधिक होगा तो इसका मान भी क्या होगा, अधिक होगा। मोल भिन्न का भी अधिक होगा तो आंशिक दाब का भी अधिक होगा। इसका मान कम होगा तो इसका मान भी कम में होगा। तो यहाँ पर देखिए इधर अगर आप धीरे धीरे नीचे की ओर जाते, नीचे की ओर मान में क्या आती है, कमी आती है। अब यदि हम दोनों को मिला दें तो ये किसको से आ जाएगा, कुल दाब को। तो पीएस बराबर क्या होता है, पीए प्लस पीबी। देखिए ये घटक जो हमने लिया है इसकी वैल्यू बता सकते हो, पीए इज इक्वल क्या पड़ी थी, पी नॉट ए एक्स ए, राउल्ट के नियम में निकाला था हमने। और ये जो है ये शो करेगा पीबी इज इक्वल पी नॉट बी एक्स बी को शो करेगा। तो यहाँ पर आंशिक दाब और मोल भिन्न का जो ग्राफ है एक दूसरे क्या होते हैं, रेखीय फलन होते हैं। ये एक देखो, एक रेखा इधर की ओर जा रही है और एक रेखा इधर की, तो एक क्रॉस शेप में ग्राफ इसमें आता है। तो ये है आंशिक दाब और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ। तो यहाँ पर राउल्ट का नियम जो है कंप्लीट होता है। अब हम इसमें राउल्ट के नियम के आधार पर इसमें नियम पढ़ेंगे। तो नियम जो है राउल्ट के नियम के आधार पर दो नियमों की बात की जाएगी। एक तो आएगा आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और एक आएगा अनादर्श विलियन। अब आदर्श और अनादर्श विलियन जो है इनकी देखो बेसिक जो परिभाषा है वो ये है, जैसे आदर्श विलियन जो होता है वो सभी ताप दाब सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। जो सभी ताप दाब सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, वो तो क्या हो जाएगा, आदर्श विलियन। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो आ जाएगा अनादर्श विलियन। तो इसमें देखिए आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वाष्प दाब पढ़ा है। वाष्प दाब के बाद में वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम, और फिर हमने पढ़ा है अवाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। दोनों के डेरिवेशन पढ़े हैं, तो इनको अपनी रजिस्टर में आप नोट करें, और नोट करके इसको एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस एक बार पहले देख के नोट करेंगे, उसके बाद में आप एक दो बार इसको रफली नोट करते जाएंगे और डेरिवेशन तैयार करेंगे। थैंक यू। आगे इसमें हम राउल्ट के नियम के आधार पर जो आदर्श और अनादर्श विलियन के बारे में जो अध्ययन करेंगे विस्तार से, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।